तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके इस YouTube चैनल स्टडी वार्ड ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में आज हम हमसे सभी से चर्चा करने जा रहे हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में। देखिए ये इस बुक का फर्स्ट लेसन है। चाहते हैं और भी ऐसी वीडियो पाना तो बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के जो हमारे सुपरलेटिव कंटेंट, जिसके बारे में हम जिक्र करना चाह रहे हैं कि नेचर एंड स्कोप ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। राइट, तो अर्बन ज्योग्राफी आखिर है क्या? अब सभी के मन में सवाल उठ रहे होंगे। सवाल के साथ साथ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर करना और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ, ताकि वीडियो सेगमेंट में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट किया दी, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बनिए हिस्सा हमारी सुपर 500 का। चलिए, भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में नगरीय भूगोल का अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्यांतर से ही नगरीय भूगोल का महत्व बढ़ चुका था। 20वीं शताब्दी ये बात कब कर रहा है? एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड हियर। हाँ जी, तो ये बात कब की कर रहा है? जब 20वीं सदी के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो उस समय पे नगर बसावट व जनसंख्या एवं कहा यह जाता है कि फिजिकल ज्योग्राफी से बढ़कर ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें ग्रिफ्थ टेलर और भी बहुत सारे ज्योग्राफर ने अपने अपने मत दिए। वो केवल कहीं ना कहीं पृथ्वी से बढ़कर वो सिर्फ एनवायरनमेंट बेस्ड थे। ठीक है, कि किस तरीके से जो मानव और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं के पूरक हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे किस तरीके से नगरीय भूगोल की नवीनतम शाखा है। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल सही है। और किस तरीके से यह इसके अंतर्गत वर्तमान समय में शाखा का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि प्रारंभिक काल से ही नगर उत्थान उत्कर्ष सभ्यता के प्रतीक रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या और तकनीकी के ज्ञान के प्रगति फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जो है इसकी आर्थिक व्यवस्था अत्यंत जटिल हो गई। आज का नगरीय भूगोलविद न होकर समस्याओं पर प्रकाश डालने अपितु इसके व्यवहार समाधान ढूंढने में लगा हुआ है। एल.एफ. थॉमस के अनुसार मानव जीवन नगरों में इतना अधिक प्रभाव डालता है कि बड़े सामाजिक उत्तरदायित्व को अभिव्यक्त करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह नागरिकता कहलाती है। ठीक है जी। और नगर उतने ही प्राचीन है जितने की मानवीय सभ्यता। ठीक है, और आर्थिक एवं सामाजिक राजनीतिक दृष्टियों से नगर जिन क्षेत्रों में चित्रानुपात इनका अधिक है, फलस्वरूप इनका महत्व भी उतना ही अधिक है। ठीक है, किगली डेविस ने नगरों को मुद्दों को जो है वो 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है नगर भाषा धर्म। एक सेकंड, हम इसे हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, किगली डेविस ने क्या लिखा है? एक सेकंड, ये थोड़ा सा टेक्स्ट स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आती है। चलिए, विजिबल है टेक्स्ट विजिबल हो रहा है? हाँ जी। तो किगली डेविस ने क्या कहा कि जो पहले नगर हैं वो भाषा धर्म परिवार एवं सामाजिक पहलू की तुलना में काफ़ी नए हैं। जब दूसरे नगर की बात है तो भौतिक मूलभूत आर्थिक एवं प्राकृतिक विकासों के परिणाम स्वरूप पूरे सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तनों के जनक हैं। ठीक है जी। फिर अगर हम आगे बढ़े तो हमारा तीसरा जो पॉइंट बनेगा, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ी सी सेगमेंट में प्रॉब्लम आती है कभी कभी। हाँ जी, तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट वह है नगर संपूर्ण समाज के भीतर शक्ति एवं प्रभाव के केंद्र हैं। बिल्कुल है जी। क्यों? क्योंकि नगर के अंदर फैसिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, जितनी अच्छी फैसिलिटी होगी और वहाँ पर कैसी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जब ऐसी एक्टिविटी होंगी तो इंसान की जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी कमर मजबूत होगी,
कमर मजबूत का मतलब ये है कि वो एक तरीके से पैसे की तंगी नहीं उन्हें झेलनी पड़ती। और हाँ, शहरों में वो जीवन यापन अच्छी तरीके से। अच्छा, नगरीकरण इस समय भी लगा हुआ है, इस समय भी जारी है। ठीक है, जनित समस्याएं अभी भी हल नहीं की जा सकती। जो इससे जनित समस्याएं हैं वो कैसे? आज तक भी कूड़ा निपटान की समस्या एवं नगर नियोजन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके भी कई तथ्य हैं, आने वाली वीडियोस में हम इसका जिक्र करेंगे। थोड़ा बहुत अब बता देते हैं। जब कोई भी नगर बसाते हैं, नई कॉलोनीज़ बनती है, ठीक है, नई कॉलोनीज़ का निर्माण होता है। उन कॉलोनीज़ में जब डीटीपी चेंज होता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की जब बदली हो जाती है और दूसरा डीटीपी आता है, तो उस कॉलोनी को एबॉलिश करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो अपना प्रभाव डालता है और पैसे खाने के चक्कर में ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं। भूगोल में नगरीय भूगोल की स्थिति देखिए, हम सभी जानते हैं कि इसमें भूगोल की दो बड़ी शाखाएं हैं। मेजर कौन कौन सी हमारी, एक सेकेंड, हम इसे नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, जो इसके अंदर जो शाखा है वो सबसे बड़ी है, वो है हमारी सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल। नोट करते हुए चलिए, आप लिख लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर इनमें से बटी आर्थिक भूगोल, बस्ती भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल और हमारी ऐतिहासिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल व बाजार, मार्केट ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल की ही शाखा मानी जाती है। ठीक है, देखिए, जो इसमें पढ़ाने लायक है वो हम पढ़ाते हुए चलेंगे, अन्यथा हम स्किप करते हुए चल रहे हैं। देखिए, बस्ती का संबंध न केवल स्थायी कृषि निवासों के चारों तरफ एकीकृत भवनों से है, बल्कि शिकारी व चारावाही के अस्थायी डेरों से भी है। बस्ती के उन पुंज व समूहों से भी है जो बड़े पैमाने पर पूर्वा से लेकर गांव, कस्बा व नगर व शहरों तक शामिल है। अच्छा, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे किस तरीके से कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी स्टार्टिंग किससे होती है? सबसे हमारी विलेज, जो हमारी विलेज है, विलेज से क्या बनेगा? हमारा टाउन बनेगा। क्या बनेगा? हमारा टाउन। टाउन से हमारी सिटी बनेगी और सिटी से हमारी मेट्रो सिटी बनेगी। ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोहन ने जो है वो किस तरीके से बताया है कि नगरीय भूगोल अंशतः बस्तियों के अध्ययन की एक प्राव्यवस्था मात्रक है, जो तीव्र एवं आंतरिक विभिन्नताओं के रखने वाले अत्यंत जटिल क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती है। अर्बन ज्योग्राफी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द अर्बस से लिया गया है, लेकिन जैसे इंग्लिश में इसका अर्थ होता है सिटी, लेकिन सिटी का कोई ऐसा अर्थ ना निकलने पर इसको हमें, अच्छा, R.E. डिक्सन ने एक पुस्तक लिखी, सिटी रीजन ऑफ रीजनलिज्म, सिटी रीजन और रीजनलिज्म, जिसके अंदर इन्होंने पुरों एवं महानगरों का विवेचन किया है। देखिए, हम आपको आगे बताएंगे। इस भ्रम के निवारण के लिए अर्बन शब्द गढ़ा गया। यह शब्द इनका जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, सामूहिक नाम है। पुर, नगर और क्या हमारे महानगर, ये तीनों का सामूहिक नाम है। पुर कौन से? जयपुर हो गया, ठीक है। और आपके जो नगर हैं, जैसे नगर किस में लगेगा? यमुना नगर हो गया आपका, ठीक है। और जो भी नगर आपको याद आए वो इसके पीछे नगर लगता हो, ये कुछ ऐसे का है। या फिर आप नगर सिटी के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा, नगरीय का अर्थ, अर्बनाइजेशन का अर्थ क्या होता है कि नगरीय जीवन का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इसमें सब कृत्रिम पर्यावरण होता है, जिसके अंदर उद्योग और व्यापार की प्रधानता होती है। जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और सामाजिक विषमता इसके अंदर देखने को मिलती है। E. स्मेल्स ने क्या बताया कि किस तरीके से अर्बन और नगरीय की व्यवस्थाओं को लिखा है कि भूगोलवेताओं के एक विशेष मानव निर्मित भूदृश्य को देखना नगरीय मान लेना चाहिए। यानी अर्बनाइजेशन को यदि आपने देखा ना है तो हम किस रूप में देखेंगे कि वह मानव निर्मित है, ठीक है। नगरीय बस्ती की परिभाषा मूलभूत रूप से प्रकारीय का एक प्रश्न है, ना कि जनसंख्या का।
ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों स्टैम्प के अनुसार किस तरीके से लिखते हैं, दो परिभाषाएं हैं इसके अंदर। सबसे पहली परिभाषा ये है कि नगरीय भूगोल वस्तुतः नगर और उनके विकास पर सभी पक्षों का अध्ययन है। मेयर के अनुसार नगरीय भूगोल नगर के आर्थिक एवं नगर का मूल स्वरूप माना गया है। तो हम अगली परिभाषाओं के बारे में जिक्र करते हुए चलेंगे कि R.E. डिक्सन ने क्या लिखा है कि नगरीय भूगोल के संबंध में लिखा है कि बाहर से व्याप्त क्षेत्रों तथा स्वयं नगरीय क्षेत्रों के भीतर और दोनों उपस्थित प्रादेशिक भिन्नताओं का वैज्ञानिक परीक्षण व व्याख्या करना ही नगरीय भूगोल की आवश्यक समस्या है। पांचवी अगर हम परिभाषा देखें तो वो है G.S. गैजोल के अनुसार। G.S. गैजोल क्या लिखते हैं, गैजल है सॉरी, नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर प्रदेश के लिए सेवा केंद्र स्थापित करते हैं। वो कैसे कार्य करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ये कोई हमारी सिटी है, एक सर्कुलर शेप में होती है, ये इसका मार्केट पॉइंट है, सिटी सेंटर किसे कह लीजिए। ये यहाँ भी सेवा देती है, यहाँ भी देती है, यहाँ भी देती है, तो ये पेरिफेरी तक अपनी सेवाएं पहुँचाती हैं। ठीक है, किस तरीके से, यदि शहर के केंद्र में कोई शिक्षा केंद्र स्थापित है या फिर एजुकेशन सेंटर स्थापित है तो चारों ओर से, गाँव से लेकर शहर तक, महानगरों से, नगरों से, वो चारों तरफ से अपने ओर आकर्षित करेगा और वो क्या बनेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या बनेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर हम स्कोप ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो इसको हम एक इकाई मान लेते हैं, स्वतंत्र इकाई। दूसरे में हम अर्बन सिस्टम का एक अंग मानकर इस पर हम आगे कार्य करेंगे। वो किस तरीके से होगा ये आप नोट्स में देख सकते हैं। यदि नोट्स की PDF को पाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ड्राइव से लिंक, हमें इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि बहुत जगह इसका सिलेबस उपलब्ध नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से सिलेबस दिलाने की। तो स्वतंत्र इकाई दो स्वरूप आते हैं। सबसे पहला क्षेत्रीय स्वरूप, दूसरा आता है हमारा, दूसरा आता है हमारा आकारकीय स्वरूप। ठीक है, अगर इसको हम नगर तंत्र के रूप में देखें तो किस तरीके से होगा कि इसके अंतर्गत नगरों का विवरण, प्रतिरूप, नगरीय पदानुक्रम, कोटि आकार। अच्छा, R.E. मॉर्फी ने इसे दो वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहले है एक इकाई के रूप में, यानी एंटिलिटी के रूप में। दूसरा जो है हमारा आंतरिक स्वरूप का अध्ययन। आंतरिक स्वरूप कैसे, कि कोई भी सिटी है, इसके अंदर लैंड यूज़, ठीक है, ट्रांजिशन, ठीक, और वहाँ का एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, ये हमने 3 पॉइंट आपको दिखाए हैं। ठीक है जी, फिर हम अगले पॉइंट की अगर हम डिस्कशन करें तो वो किस तरीके से होंगे फिर। अच्छा, इसमें और एक्सेट्रा 3 पॉइंट को दिखाकर एक्सेट्रा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये इसके अंदर है। तो अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्त और होस्ट गौरव को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ते भी रहिए साथ ही साथ ज्योग्राफी में।